नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक के बाद एक जितनी भी टूल किट आई हैं, उनकी देर सवेर हवा निकली है और आई लव मोहम्मद नाम की इस टूल किट की हवा इतनी जल्दी खुश्क होगी, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, जिन्होंने बड़े अरमानों के साथ इसे पेश किया था। बाबा से भिड़ना, उत्तर प्रदेश में इसे टेस्ट करना, मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये जानते हुए भी कि बाबा क्या हाल करते हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश से ये सब शुरू किया। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये लोग किसी वहम के शिकार हों। इनको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों से जब रेले के रेले निकलेंगे और ये शुरू होगा तमाशा, तो बाबा कहाँ-कहाँ निपटेंगे, कैसे निपटेंगे? अगर उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए और बाबा बैक फुट पर चले गए, तब बाकी पूरे देश में इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। आज तो हालत ये हो गई है कि खुद बरेली में, संभल में, जहां पर बुलडोजर चल रहे हैं, वहां ये 10 आदमी भी जुटा नहीं पा रहे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी। उनको जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाबा जी क्या कहेंगे? एसआईआर का विरोध, वोट चोरी, इससे भी पहले कई टूल किट जो है वो अप्लाई की गई, बड़े तमाशे और पूरा इकोसिस्टम तो है ही। ये जो कहते हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके जो यूट्यूबर हैं, अलग-अलग टीवी चैनलों से ठुकराए हुए, लतियाए हुए, वो अब इनके गुणगान करते हैं, इनकी टूल किट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम है जो इनको सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद ना एसआईआर सिरे चढ़ा, ना वोट चोरी का इनका ये जिसको ये बहुत ये मान रहे थे कि बहुत मारक साबित होगा, वो भी लोगों ने ठुकरा दिया। अब ये गजवाए हिंद की दिशा में बढ़ने वाला एक और कदम था, आई लव मोहम्मद, इसकी बाबा ने हवा निकाल दी। सर, भारत में ना थोड़ी सी जो भारत की जो वोट बैंक डायनेमिक्स है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सर, मुसलमान जब भी सड़क पर उतर के उत्पात करेगा तो हिंदूवादी पार्टियां स्पेशली बीजेपी बड़ी खुश होती है, क्योंकि मुसलमान का उत्पात, मुसलमान का सड़क पर उतर के शक्ति प्रदर्शन हिंदू पोलराइजेशन को जन्म देता है और ये बीजेपी को सूट करता है। और चूंकि ये जो राहुल गांधी है ना सर, ये इतना बचकाना है इसका जो राजनीतिक चिंतन, कि ये इन बारीकियों को समझता नहीं है। लालू मुलायम की पार्टियां फिर भी समझती। तो सर, जैसे ही ये आई लव मोहम्मद वाली मुहिम शुरू हुई ना, इन पार्टियों ने तुरंत महसूस कर लिया कि इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा और इमीडिएट फायदा तो इसी बिहार के चुनाव में हो जाएगा। सर, मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा एक दर्शकों के लिए एग्जांपल देता हूं। जी, जब जी। हरियाणा का जब चुनाव चल रहा था ना, तो हुड्डा समर्थक जाट जो है बहुत सक्रिय थे सड़क पे। तो मैंने तभी कह दिया था, मैंने कहा यही भाजपा को चुनाव जिताएंगे। वो जो भाजपा के नेता प्रचार करने जाते थे तो उनके पोस्टर
फाड़ देना, उनको उन पे हमला कर देना, उनको प्रचार नहीं करने देना। तो ये लोग कहते थे कि भाजपा की हालत इतनी खराब है गांव में कि ये गांव में घुस नहीं सकते, प्रचार नहीं, पब्लिक इनको घुसने नहीं दे रही। मैंने कहा पब्लिक नहीं भैया, हुड्डा के गुंडे नहीं घुसने दे रहे। और मैंने कहा यही इस चुनाव में हुड्डा की हार का कारण बनेंगे। हुड्डा समर्थक सड़क पर जितना उत्पात करेगा, बीजेपी समर्थक उतना ही पोलराइज होगा, यूनाइट होगा हुड्डा के खिलाफ। यही हुआ। तो सर ये सेम रूल अप्लाई होगा यूपी और बिहार में। अगर मुसलमान ने सड़क पर उतरकर उत्पात किया, आगजनी तोड़फोड़ की, तो इसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि हिंदू वोट सारा उसके साथ पोलराइज हो जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, नेपाल में इतनी बड़ा एक विप्लव हुआ, आगजनी तोड़फोड़ हुई, वहां के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जो आम पब्लिक थी उनको अपना जलता हुआ देश अच्छा लगेगा क्या? खुद वो जेनजी ने, वहां किसी के बयान आया कि भैया हम तो सिर्फ प्रदर्शन करने उतरे थे यार, पता नहीं कहां से कुछ लोग आए और उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी। और जेनजी भी बाद में इस बात को लेकर पछताई कि बिल हमारे नाम पे फटा, आगजनी कुछ और लोग कर गए। तो सर बात यह है कि सड़क पे उतर के उत्पात, आगजनी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करना, इससे मुस्लिम वोट को बहुत नुकसान, और मुस्लिम वोट लेने वाली पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि हिंदू सारा पोलराइज हो जाएगा। ये बात तेजस्वी को और अखिलेश को तुरंत समझ में आ गई कि ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हिंदुओं को एकत्र होने का मौका मिले। सर यूपी में आज यही हो रहा है, और जो समझदार लीडरशिप थी उन्होंने तुरंत इस मुहिम से, इस टूल किट से हाथ वापस खींच लिए। ये हुआ है सर। और आज की तारीख में पूरे देश में देयर आर नो टेकर द वाइल ऑफ मोहम्मद, उसका झंडा, बैनर, पोस्टर, स्टिकर उठा के चलने वाला अपनी गाड़ी। सर मैं पूरी बरेली में 3 दिन घूमा, मैंने एक भी गाड़ी पर, एक भी किसी घर पे, एक भी कहीं पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर, बैनर नहीं देखा, किसी व्यक्ति को लेके चलते हुए नहीं देखा। अच्छा हिंदू तो एक बात कहता है कि अरे भैया बहुत अच्छी बात है, हम कब मना कर रहे हैं, तुम जरूर लगाओ आई लव मोहम्मद का पोस्टर, पर अपनी दुकान पे भी लगाओ। वो जो ढाबा है जिसका नाम तुमने 5 स्टार होटल रखा है, उस पे लिखो ना बड़ा बड़ा आई लव मोहम्मद। जो अमरूद बेचते हो उस पे लिखो आई लव मोहम्मद। जब तुम्हारा लड़का हिंदू लड़की के साथ गरबा खेलने के लिए जाता है गरबा नाइट में, तो बोलो ना यहाँ पे आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा के जाए। जब वो, तब तो वो तिलक और कलावा बांध के जाता है लड़की को चाउमीन खिलाने मोटरसाइकिल पे, और अपना नाम जो है राजू बताता है, तब अपना नाम मोहम्मद रिजवान और अब्दुल नहीं बताता। बल्कि मैं तो ये इनवाइट करूंगा कि हर मुसलमान बड़ा बड़ा ये लगाए आई लव मोहम्मद, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन मोहम्मद से प्यार करता है। भाई बड़ी अच्छी बात है। और आज के इधर आईजी जो रेंज है बरेली को, उनका भी बयान है कि हमें आपके आई लव मोहम्मद के पोस्टर से बिल्कुल आपत्ति नहीं है, जरूर लगाइए, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप घर घर लगाएं, पर उसके नाम पर प्रदेश में उपद्रव नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए, उसके नाम पे आप इकट्ठे होके पत्थरबाजी करें, पुलिस पे हमला करें, ये मंजूर नहीं होगा। और ये तो सर बाबा की डे 1 से पॉलिसी है। बाबा ने कब मना किया? तो सर बाबा एकदम सही काम कर रहे हैं कि भैया कमाओ खाओ, जियो और जीने दो, खुद का विकास करो, देश का विकास करो, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहने दो, प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है उसको चलने दो। अगर लॉ एंड ऑर्डर पे प्रॉब्लम आएगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं, जहन्नुम में पहुंचा देंगे। सिंपल सा एक बहुत अच्छी पॉलिसी है सर जी। बाबा की 2 छोटी छोटी क्लिप सुनते हैं, इससे पता चल जाता है कि बाबा ने किस किस को
कैसे संदेश भेजा है और उसके बाद किस तरह ये लोग शांत हो गए। जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। एक और सुन लेते हैं। के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये है बाबा का असली विजन। उन्होंने कहा कि अगर ये उत्पात होते रहेंगे, दंगे फसाद होते रहेंगे, व्यापारियों को धमकाया जाता रहेगा, बहू बेटी बहनों को सताया जाएगा, अपहरण होंगे, हत्याएं होंगी, तो प्रदेश में शांति नहीं होगी। शांति नहीं होगी तो निवेश नहीं आएगा, निवेश नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। तो वो एडामेंट हैं इस बात को लेकर के कि इन शातिर दिमागों को और जो इनके पीछे छुप करके राजनीति करते हैं उनको भी ठिकाने लगाना है। बड़े स्पष्ट संदेश हैं उनके। सर, ये अभी जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बह रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो इंडस्ट्रियल माहौल बन रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, सर उसके लिए जो सबसे जरूरी एलिमेंट होता है वो होता है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप उद्योगों के लिए कितना अनुकूल माहौल प्रदेश में बनाते हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सर एक दिन मैं ना विकिपीडिया पे देख रहा था, दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि आप देखिए, आप द लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन उत्तर प्रदेश आज तक, स्वतंत्रता से लेकर आज तक लिस्ट ऑफ यूपी सीएम उठा के देखिए। कांग्रेस ने तब, जबकि कांग्रेस की तूती बोलती थी, कांग्रेस के सामने कोई विपक्ष नाम की चीज ही नहीं होती थी। 1989 तक, 90 तक सर कभी भी यूपी में साल 2 साल से ज्यादा किसी चीफ मिनिस्टर को पद पे रहने ही नहीं दिया। अगर कोई 2-2.5 साल निकाल लेता था तो वो बड़ा भाग्यशाली माना जाता था।
हर एक साल में उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील जितने जैसे बड़े राज्य का चीफ मिनिस्टर बदल देती थी कांग्रेस की सरकारें, इंदिरा जी और उससे पहले। सर ये पहली बार पिछले 25 सालों में अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक कार्यकाल पूरा मायावती को मिला, एक कार्यकाल पूरा का पूरा अखिलेश को मिला, और ये अब 2 कार्यकाल बाबा को मिले हैं। बाबा ने और तो अब गोविंद वल्लभ पंत को भी पीछे छोड़ दिया। छोड़ दिया। और बाबा लगातार जो 8 साल रह गए, तो 8 साल में सर मैं पंजाब में रहता हूं, आप ताज्जुब करेंगे कि पूरे पंजाब में एक भी एक्सप्रेसवे आज तक नहीं बना, नॉट इवन ए सिंगल। जबकि पंजाब में आज से 30 साल पहले एक्सप्रेसवे की जरूरत थी। पंजाब का जो एनएच है वो पूरे के पूरे जे&के को, हिमाचल को, पंजाब का और हरियाणा 4 स्टेट का ट्रैफिक एक सड़क से होकर गुजरता है सर। बिल्कुल। उसको आज से 30 साल पहले एक्सप्रेसवे बन जाना चाहिए था, आज तक भी नहीं बना। और आज हम यूपी के एक्सप्रेसवे गिन नहीं पाते कितने हैं, 12 या 13 तो ऑपरेशनल स्टेज पे आ रहे हैं और 5 और नए अनाउंस कर दिए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। एयरपोर्ट्स, मतलब यूपी में कितने एयरपोर्ट्स बन चुके और कितने नए बन रहे हैं। तो सर आखिर डेवलपमेंट इंडस्ट्री अगर यूपी में नहीं आएगी तो कहां आएगी। और लॉ एंड ऑर्डर सर, मैं बाबा की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं वो पूरे देश में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर। सर इसी अखिलेश के शासनकाल में आप याद कीजिए 450 दंगे हुए थे, मतलब हर हफ्ते एक दंगा उत्तर प्रदेश में। और पिछले 8 साल में आप गिन लीजिए जरा, कोई उपद्रव करने की सोच भी नहीं सकता यूपी में। और सर इस चीज को उत्तर प्रदेश की जनता भी महसूस कर रही है। सर मैं 3 दिन में बरेली में था, मैंने पूछा वहां लोगों से कि अब तो बुलडोजर चलेगा, बोला हाँ। एक मुसलमान का लड़का पता क्या बोला, हाँ चलना चाहिए। आप बता दो आज तक बाबा ने किस किस गरीब आदमी का बुलडोजर से मकान तोड़ा है। आज बोल दो कि एक चबूतरा भी तो। सर मैं और नन्हे पहलवान हम लोग कुंदरकी गए थे, हमने कुंदरकी के लोग, हमने देखा क्या गजब माहौल है यार, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट करा। तो हमने एक लड़के से पूछा, वो थे प्लॉट काट के बेचने वाले 2 लोग थे, अपनी प्रॉपर्टी पे बैठे थे, हम वहां पहुंच गए। तो हमने उनसे पूछा कि ये बाबा तो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है, इसके बावजूद मुसलमान वोट दे रहे हैं। उन्होंने बोला आप एक भी इंस्टेंस बताइए जब बाबा ने किसी निर्दोष का, किसी गरीब आदमी का घर तोड़ा हो। और गुंडे माफिया का घर तो टूटना ही चाहिए जी, ये मुसलमान का लड़का मुझे समझा रहा है। तो सर बरेली में आज आप चले जाइए, एक भी आदमी तौकीर रजा का पक्ष लेता हुआ नहीं दिखता। क्यों सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजम खान के साथ क्या दिक्कत थी सर? आजम खान से ज्यादा त्रस्त वहां के हिंदू नहीं है जितने मुसलमान हैं। आजम खान ने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया, जो भी अत्याचार किया, वो वहां के मुसलमानों पे किया है। इसी तरह सर ये तौकीर रजा ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ना ये कोई रिलीजियस लीडर है सर, ये सिंपली एक लैंड माफिया है। और इसका और इसके पूरे गिरोह का काम है सिर्फ महंगी महंगी जमीनों पे कब्जा करना। और इसके लिए उसका पूरा सरकारी तंत्र उत्तर प्रदेश का उसका सहयोग करता आया है। और आज जब बुलडोजर, अच्छा वो गवई साहब ने पता नहीं कहां बैठ के एक भाषण दिया है कि वो मॉरिशस में कि जब मैंने बुलडोजर वाला फैसला दिया तो मुझे बहुत ज्यादा आत्मिक संतुष्टि हुई। और इन लोगों ने जब वो फैसला आया था तो लोगों ने कहा बाबा का बुलडोजर, बाबा की बैटरी निकाल ली है, बाबा के बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया। बाबा का बुलडोजर संभल में भी दहाड़ के चल रहा है और बरेली में भी दहाड़ के चल रहा है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट रोक लेगा? क्योंकि बाबा ने आज तक एक भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसपे कानून उंगली रख सके या संविधान का उल्लंघन होता हो या सुप्रीम कोर्ट उंगली रख सके। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी संस्था बाबा के बुलडोजर को नहीं रोक सकती, क्योंकि बाबा का बुलडोजर
संविधान सम्मत कार्य कर रहा है। सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही बुलडोजर निकलता है। जी, मैं अभी सांप्रदायिक दंगों की बात आप कर रहे थे। बिहार में 107, उड़ीसा में 44, महाराष्ट्र में 27, झारखंड में 19, कर्नाटक में 18, मध्य प्रदेश में 18, हरियाणा में 11, दिल्ली में 7, तमिलनाडु में 6, गुजरात में 5, राजस्थान में 1, उत्तर प्रदेश में 0 दंगे। बताइए। इतनी आबादी वाले स्टेट में 0 दंगा, एक भी दंगा नहीं हुआ है जब से बाबा मुख्यमंत्री बने हैं, और कोई कर्फ्यू नहीं लगा है, कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ कानून का राज स्थापित किया जाता है। और हमें नहीं भूलना चाहिए, सदन में खड़े होकर के बाबा ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा इन माफियाओं को। अब कोई माफिया दिखाई देता है क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी? सर बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में जिक्र किया कि मुलायम सिंह के जमाने में सर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की इनकी पॉलिसी थी। अच्छा, इतनी सी बात नहीं है सर, मुलायम सिंह के शासन को आप याद कीजिए या कांग्रेस के शासन को याद कीजिए, हर फील्ड का एक अलग माफिया। जैसे शिक्षा माफिया, अच्छा शिक्षा माफिया में भी 4 अलग अलग किस्म के माफिया थे। एक शिक्षा माफिया वो था जो नकल करवा के 10वीं 12वीं की परीक्षा पास कराता है। एक नकल माफिया है जो कि बीए की परीक्षा पास कराता है। एक छात्रवृत्ति माफिया अलग से है सर, वो उसका काम है सिर्फ सरकारी छात्रवृत्ति का ज्यादा से ज्यादा गबन घोटाला करके हड़प लेना। मैं गाजीपुर में एक ऐसे छात्रवृत्ति माफिया को जानता हूं जिसने मायावती और मुलायम के और अखिलेश के शासन में कम से कम 100 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला किया है, सिर्फ अकेले गाजीपुर जिले में। ऐसे हर अच्छा, माइनिंग माफिया अलग, ठेका पट्टेदारी का माफिया अलग, डकैती चोरी अपहरण लूट का माफिया अलग, रंगदारी और हफ्ता वसूली एक्सटॉर्शन का माफिया अलग। तो सर अलग अलग, अच्छा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया इन एवरी फील्ड। बाबा की पॉलिसी क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इकोनॉमी। और बाबा ने कहा कोई माफियागिरी, किसी किस्म की माफियागिरी प्रदेश में नहीं चलेगी, और ये बाबा ने करके दिखाया। अच्छा, अब कोई माफिया क्यों नहीं पैदा होता सर? कहां गए वो सारे माफिया जो इसी उत्तर प्रदेश में थे? आप बताइए सर, सिर्फ गाड़ी चोरी करके आपके मेरठ में कटान का कितना बड़ा रैकेट था। अच्छा, आपको मालूम है भैंस चोरी, जो आजम खान की सर वो उनके तबेले से जो 12 भैंसें चोरी हुई थी ना, उसके बारे में लोग बताते हैं कि जो ये बीफ माफिया था, इनके जगह जगह स्लॉटर हाउसेस थे, और भैंस, आपकी भैंस चोरी हुई रात में ट्रक लगा के पूरी की पूरी भैंसें लोड कर लेते थे, और 1 घंटे के अंदर वो स्लॉटर हाउस में कट के डब्बे में पैक हो जाती थी। इतना जबरदस्त माफिया इसी यूपी में चलता था, इसी आजम खान की भैंसें ले गए थे सर। बाबा ने वो सारा माफिया, मोटरसाइकिल चोरी का अलग माफिया था सर, गाड़ियां कट जाती थी साहब, गाड़ियां कट जाती, गाड़ियां कट जाती। वो कौन सा बाजार था ना वो मेरठ में, सोतीगंज में, सोतीगंज, हाँ वो सोतीगंज वाला। हाँ हाँ। बाबा का जरा एक और सुन लेते हैं जी। रहते भारत में है, लेकिन गजवा ये हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा।
गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। इतना स्पष्ट मेरे विचार से तो आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बोला है या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं बोला है कि आपके दिमाग में कोई भी खुरापात अगर गजवाए हिंद की है तो फिर जहन्नुम का टिकट कटाने के लिए तैयार रहिए। और सर एक बात बताऊं, बाबा ने ये करके दिखाया। मतलब आज जिस प्रदेश में अगर आपने राह चलती एक बच्ची की चुन्नी को अगर हाथ भी लगा दिया ना किसी शोधे ने मोटरसाइकिल से, तो शाम को उसकी लंगड़ाते हुए और उसके पैर में लगी हुई गोली की वीडियो आ जाती है। और सर एक बात बताऊं आपको, बाकी प्रदेशों का तो मैं नहीं कहता, पर बाबा ने वाकई गजवा हिंद का सपना पालने वालों को भगवाए हिंद करके, ये लोग कहते थे गजवाए हिंद, हम कहते हैं भगवाए हिंद। पूरे भारत में भगवा लहराएगा, भारत एक रहेगा, भारत प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। और हमारा सर देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं सर, हम लोगों का कभी भी किसी की पूजा पद्धति को लेकर किसी प्रकार का टकराव नहीं रहा। आप कैसे पूजा करते हैं, हम हिंदुओं की खुद कोई एक पूजा पद्धति नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, कोई एक इष्ट नहीं है, चाहे जैसे जिसकी मर्जी पूजा कर लो। तो सर हमारा पूजा, हमें किसी भी मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हमें किसी की पूजा पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है। बस आप राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र प्रथम की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। पूजा आप चाहे जैसे मर्जी करिए सर। वही आज भी बरेली प्रशासन और उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि भैया हम तो चाहते हैं, आज वहां के आईजी साहब का बयान आया है कि आप आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, खूब लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं आप लगाएं, पर उसके नाम पर उपद्रव नहीं होना चाहिए। और सर मैं एक बात जानता हूं, इस आई लव मोहम्मद की एक टूल किट थी सर, ये इट इज अ टूल किट, ये राहुल गांधी की टूल किट है। राहुल गांधी इसको लेके आए थे और मौलाना ये जानते हुए कि बाबा के शासन में अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो सर एक बार बताइए, संभल का एग्जाम्पल तो है ना आपके सामने, अतीक अहमद का है ना, मुख्तार अंसारी का है ना, आजम खान का है ना, तो क्या मौलाना तौकीर रजा इतने दूध पीते बच्चे हैं, उनको नहीं पता था उनका क्या हश्र होगा? सर राहुल गांधी ने शायद, इनको एक गलतफहमी हो गई थी कि उन्होंने कहा कि तुम शुरू करो, हम पूरे देश में मुसलमानों को सड़क पर उतार देंगे। सर बाबा ने वो जो मंसूबा था ना राहुल गांधी का, ये पेट्रोल छिड़क रखा है, सिर्फ माचिस तीली लगा, ये उन्होंने तौकीर रजा के रूप में सर तीली लगाई थी। सर बाबा ने पूरे देश को रास्ता दिखा दिया, देश के हर चीफ मिनिस्टर को रास्ता दिखा दिया कि उपद्रवियों को कैसे कंट्रोल करना है। ये जो नेपाल बनाने का जैनजी के, सर जैनजी ने तो इनको रिजल्ट दे दिया, जब एक लाइन से लगा के पूरे छात्र संघों के चुनाव एबीवीपी को जिता दिए पिछले महीने, तो अब इनको लगा कि अब तो भैया सिर्फ मुसलमान ही बचे हैं, इनको ये तो वक्फ बोर्ड के नाम पर भी सड़कों पे नहीं आए, ये तो राम मंदिर बन गया तब भी सड़कों पे नहीं आए, 370 हट गई तब भी सड़कों पे नहीं आए, ये तो ट्रिपल तलाक, एनआरसी, सीए हो गया तब भी सड़कों पे नहीं आए, तो चलो आई लव मोहम्मद ट्राई करके देख लेते हैं। तो सर बाबा ने पूरे प्रदेश के हर मुख्यमंत्री को ये रास्ता दिखा दिया है कि इन उपद्रवियों को कैसे कंट्रोल करना है। और सर इससे एक चीज नहीं सर, इनसे इनकी हर टूल किट पे अब आगे भी इनकी कोई टूल किट, देश में उपद्रव की कोई टूल किट नहीं चलेगी राहुल जी की। अच्छा अब गए हैं कोलंबिया, देखें कौन सी लेके आते हैं। केवल राहुल गांधी या कांग्रेस की नहीं साहब, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। इनकी एक सांसद हैं केराला से, उनका एक हल्का सा ऑडियो सुनते हैं। जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता।
जो सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है, लेकिन हमें मतलब जैसा नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हाल है, वैसा यहाँ भी हो सकता है। और ये कह रही है कि जो डेंटिंग पेंटिंग करके दिखाएं, तो सोती रहती हैं क्या ये सांसद महोदय? इनको पता नहीं है कि डेंटिंग पेंटिंग का काम लगातार चल रहा है उसी के बाद से? नहीं, इनके खुद के खानदान की डेंटिंग पेंटिंग कर दी कैराना में बाबा ने। मैं तो कैराना होके आया हूं। कैराना में क्या हाल है मैं अपनी आंख से देख के आया हूं सर। जब चौधरी हुकुम सिंह जी ने वो बयान दिया था ना, तो उसके बाद मैं अकेला कैराना गया था। मैंने कैराना की हालत देखी है, इनके खानदान ने कैराना की क्या हाल की थी, और उसी कैराना का आज क्या हाल है सर। शाम को 6 बजे जून महीने में मैं गया था, भयानक गर्मी थी, शाम 6 बजे पूरा धूप थी। तो जो मेरा होस्ट था उसने कहा कि अब आपका यहाँ पे और रुकना सुरक्षित नहीं है। तब मैं भगवे में भी नहीं था, मैं नॉर्मल कपड़ों में रहता था, और 3-4 घंटे से हम लोग कैराना में घूम रहे थे। तो मेरे होस्ट ने मुझसे कहा कि अब आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, अब आप चले जाइए पानीपत। क्यों? क्योंकि आपको आज बहुत लोगों ने नोटिस कर लिया है। मैं थोड़ी वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी ले रहा था सर। ये हाल था कैराना का। आपको मालूम है कैराना में कोई पेट्रोल पंप नहीं, 1.5 या 2 लाख की आबादी का कस्बा है सर। कैराना में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पता है आपको? दर्शकों को जान के ताज्जुब होगा कि उस जमाने में 2 लाख के आजकल गांव में पेट्रोल पंप है, 2 लाख के कस्बे में पेट्रोल। मैंने पूछा पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? कहते जी पेट्रोल भरवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। 2-3 बार लोगों ने पेट्रोल पंप खोलने की कोशिश की, फिर ये हालत थी इनके लॉ एंड ऑर्डर की। इनका वो काला मुकीम गैंग और वो कौन सा गैंग था, उसका पूरा पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी कैराना में सर। पूरे सिस्टम को ही बाबा ने साफ कर दिया। आज आप रात को 11 बजे चला जाइए, कैराना में एकदम शांति होती है। तो डेंटिंग पेंटिंग क्या होती है, इकरा हसन को अपने घर में पूछना चाहिए कैसे होती है डेंटिंग पेंटिंग। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए थैंक यू और सर, बहुत थैंक यू वेरी मच। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, जय श्री राम। जय श्री राम।